नमस्कार। आज हमारी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और एक जाने माने सामाजिक विचारक प्रोफेसर अपूर्वानंद। द लेंस के लिए खास बातचीत में हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। आप सर्दियों का मौसम है और ये ठंडक और साथ में दिल्ली में जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन का लेवल है, उन दोनों के बीच में बहुत एक जिसे कहें लोगों की सांस काफी उखड़ रही है और ये मेटाफोरिकल है। हमारे यहाँ जो डिस्कोर्स है कि वो भी काफी इट्स ऑन एन एब। ये अब एक किस्म से उखड़ रही है डिस्कोर्स भी। अभी हाल में 2024 के बाद देश में अलग किस्म का डिस्कोर्स चल रहा था और उसके बाद हमने 3 बड़े चुनाव देखे, बल्कि 4 बड़े चुनाव देखे। महाराष्ट्र झारखंड के बाद हरियाणा, नहीं पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र झारखंड और उसके बाद दिल्ली और अब बिहार। और इन चारों नतीजों के बाद वापस वो डिस्कोर्स काफी हद तक उखड़ रहा है और डिस्कोर्स में एक बड़ी विचित्र सी चीज है कि एक किस्म से एक पेंडुलम सा बना हुआ है, ऑसिलेशन हो रहा है बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। इस समय आपको क्या लगता है? आपने शुक्रिया सबसे पहले तो इस बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए। आपने आशा और निराशा की बात की, लेकिन हमें इस पर विचार करना पड़ेगा आशा किसके लिए और निराशा किसकी। तो अगर हम आशा की बात कर रहे हैं तो क्या ये भारत की संपूर्ण जनता की आशा की बात हो रही है या जनता के एक हिस्से की आशा की बात हो रही है? क्योंकि जब हम आशा बोलते हैं तो हम ऐसा मान कर चलते हैं कि यह जनता के जितने तबके हैं वे इस आशा की साझेदारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसी प्रकार निराशा के बारे में भी बात की जा सकती है कि आशा और निराशा के बीच अगर हम झूल रहे हैं तो ये जनता झूल रही है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या जनता में इसे लेकर भी बंटवारा नहीं हो गया है? यानी जनता के एक हिस्से को अब आप जिसे कह रहे हैं उसे आशा थी, वो इसकी फिक्र नहीं करता है ना। आशा किस चीज की है? ये हालात में तब्दीली की। तो फिर सर माफ कीजिएगा, टोक रहा हूं आपको। मैं आशा और उत्साह में भी कुछ फर्क करना चाहता हूं। हाँ, दोनों ही करें, लेकिन आशा के साथ ही उत्साह आता है। नहीं, मैं इसीलिए ये बात कहना चाह रहा हूं क्योंकि अक्सर उत्साह में फ्यूचर का एक सेंस नहीं रहता कि कहां तक और किन चीजों, मतलब वो बहुत आर्टिकुलेटेड नहीं होता। आशा ज्यादा आर्टिकुलेटेड होता है, उसमें नजर साफ होती है कुछ आशा में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और तो मैं रोक रहा हूं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि आप उसको उत्साह कह लीजिए, उत्साह में थोड़ी आतुरता भी आ जाती है और आप विचार करना भूल भी जाते हैं। किस चीज के लिए उत्साह है यह भी आप नहीं समझ पाते हैं। एक उत्तेजना रहती है, अगर आप मिला लें उत्तेजना। हाँ, लेकिन आशा में आप किसी भविष्य की कल्पना अगले कदम की कल्पना और मैं इसी पर बात कर रहा हूँ कि क्या हर कोई किसी अगले कदम का इंतजार कर रहा है? बहुत सही। या लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान है उसी को भविष्य रहना चाहिए? हाँ। तो एक स्थिति होती है जिसमें आप एक वर्तमान सोचते हैं और फिर भविष्य सोचते हैं, और हमेशा उसमें जो एक बात लगी रहती है वो ये कि भविष्य वर्तमान से बेहतर होगा। ठीक है। तो ये इस बेहतरी का मतलब क्या है? हम जब कह रहे हैं बेहतर होगा तो किस रूप में बेहतर होगा? क्या यह विचार भारत के
समाज के सारे तबकों का लगभग एक सा है। यह एक सवाल है। एक सवाल। मसलन अगर आप एक मोटा मोटी विभाजन देख लें जो भारत में अक्सर किया जाता रहा है शुरू से, वह है क्या हिंदुओं का भविष्य का नक्शा और क्या मुसलमानों का भविष्य का नक्शा एक है। मसलन अगर आप मुसलमानों से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि हमें इस बात की आशा थी कि इंसाफ का राज कायम होगा, ठीक है, लेकिन अब हम उसे लेकर निराश होते जा रहे हैं, वे ये कहेंगे। इसलिए भविष्य के बारे में उनके मन में एक निराशा होगी। लेकिन क्या हिंदू यही बात कहेंगे? क्या इंसाफ का सवाल उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है? और हिंदुओं में भी अगर हम बंटवारा कर लें, यानी तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों का या मध्य जातियों का और दलितों का, तो क्या भविष्य का नक्शा सबका एक सा है या बेहतरी के बारे में लोग एक जैसा सोचते हैं? तो यह जो एक प्रकार से समाज छिन्न भिन्न हो गया है जिसमें कोई साझेदारी नहीं है, वह सबसे बड़ी निराशा की बात है। बहुत जरूरी बात आपने कही कि इसकी वजह से हम कोई सामूहिक कदम भी नहीं उठा सकेंगे। सर, आजादी की लड़ाई के दौरान या उससे थोड़ा पहले भारत में एक राष्ट्रवाद तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ राष्ट्रीयता की संकल्पना की गई। तब ये एक प्रमुख सवाल उठा था कि यदि हम एक राष्ट्र हैं तो हम राष्ट्र एक साझी इतिहास के बूते पर है या एक साझी भविष्य के बूते पर? हम अपना इतिहास साझा करते हैं, हम इसीलिए राष्ट्र हैं कि हमारा इतिहास एक है, या हम इसीलिए राष्ट्र हैं क्योंकि हमारा भविष्य एक होगा? और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी बड़े नेता रहे, विशेषकर मैं गांधी जी की बात करूंगा, उनके अंदर ये विश्वास था कि हम लोगों की भविष्य, और खास तौर पे मैं उसमें जवाहरलाल नेहरू को भी शामिल करूंगा, इन दोनों में ये विश्वास था कि हमारा भविष्य एक है। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था कि इफ इंडिया डाइज हु लिव्स एंड इफ इंडिया लिव्स हु डाइज। तो जैसा आप कह रहे हैं कि ये जो आशा है या भविष्य है, इसके भीतर साझेदारी नहीं दिख रही है, ये तो हमारी राष्ट्रीयता पर ही प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम एक राष्ट्र बने रहेंगे फिर, या हम एक राष्ट्र हैं आज? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही पढ़ रहा था जी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने ये लिखा है जी कि हमें अपने गुजरे हुए ज़माने पर फख्र था और हम अपने ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हिंदुस्तान क्या है। और उन्होंने कहा कि इस समय राष्ट्रीयता का विकसित होना लाजमी था, जी, है ना। और लेकिन उसके साथ उन्होंने जोड़ा कि राष्ट्रीयता का मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा था कि हम खुद मुख्तार होना चाहते थे। खुद मुख्तारी का ये ख्याल और आज़ादी का ख्याल राष्ट्रीयता के ख्याल से जुड़ा हुआ था। और जब हम आज़ादी के ख्याल की बात कर रहे हैं तो यह आज़ादी समाज के हर तबके के लिए, और हम सारे लोग जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी इस आज़ादी का ख्याल समाज के हर तबके को एक स्तर पर नहीं था, एक स्तर पर मसलन। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप किस देश की बात कर रहे हैं, हमारा तो कोई देश नहीं है। आप बात कर सकते हैं अपने देश की, हम किसकी बात करें? तो ये इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। और उस समय भी जो आपने कहा कि हम दरअसल राष्ट्र किस आधार पर बनेंगे, और यह बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि समाज दो तरीके से खुद को परिभाषित कर सकते हैं, दो में से एक तरीके से, एक कि हम कहाँ से आए हैं, और दूसरा तरीका ये रख सकते हैं हम कहाँ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो क्या हम अपनी पहचान इस पर रखना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और क्या हम उस बिंदु को खोजना चाहते हैं जिसमें हम सारे लोग एक तरह से मिले थे, एक जगह से चले थे और इसलिए साझा हैं, या हम ये कहना चाहते हैं कि हम दरअसल इस दिशा में जाना चाहते हैं और वो एक साझा दिशा है और उससे राष्ट्र बनता है। तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान इस दिशा का निर्धारण जिन शब्दों या अवधारणाओं से हो रहा था वह था व्यक्तिगत निजी स्वतंत्रता, और वह था इंसाफ।
हुआ था बंधुत्व। बंधुत्व। इन जो आपके प्रस्तावना के 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों के आधार पर आप अपने भविष्य की दिशा निर्धारित। चौथा शब्द छूट रहा है, बराबरी। बराबरी, स्वतंत्रता, समानता, इंसाफ और फिर बंधुत्व, क्योंकि बंधुत्व के बिना यह किसी के लिए हासिल नहीं किया। तो हमने यह एक रास्ता बनाया, इस रास्ते चलेंगे। और उस बंधुत्व की सबसे बड़ी जो क्वालिफायर थी वो थी व्यक्ति की गरिमा। हाँ, व्यक्ति की गरिमा, ये व्यक्ति की, उसमें ये लिखा हुआ है हम व्यक्ति की गरिमा को हासिल करने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व करें। तो अब हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम इन चारों मूल्यों की हम बात कर रहे हैं, और क्या हमारे लिए व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर है, या हमने व्यक्ति के अलावा की जगह किसी और चीज को रख लिया है। बिल्कुल सही, ये सवाल है, और यहीं से ये सवाल उठता है कि हमारी राष्ट्रीयता की संकल्पना पर सबसे बड़ा आघात होगा यदि हम व्यक्ति की गरिमा को नजरअंदाज करें, और उसके साथ वो होने पर अपने आप हम देखेंगे कि इन चारों मूल्यों का क्षरण होता है। बिल्कुल। अब यहां से अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि यह आशा, जो ये जिस आशा की हम बात कर रहे हैं या निराशा की हम बात कर रहे हैं, वह साझी नहीं है या वो भविष्य साझी नहीं है, तो व्यक्ति से ज्यादा गरिमामय हमने शायद किसी और चीज को बना दिया है। वो चीज कुछ लोग कह सकते हैं कि राष्ट्र है, वो चीज कुछ कह सकते हैं कि धर्म है, वो चीज कुछ कह सकते हैं कि शायद इतिहास बोध है, जाति का गर्व है। क्या इन सब चीजों में व्यक्ति की गरिमा के लिए यथेष्ट स्थान है? हम जब अभी यहाँ आ रहे थे आपसे मिलने के लिए, तो मैंने देखा जगह जगह सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। शायद कोई बड़ा अधिकारी, प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजरने वाला है, तो वे गाड़ियों को रोक रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं। और फिर आमतौर पे जब मैं यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आता हूँ जोरबाग मेट्रो स्टेशन से, तो लोधी गार्डन के छोटे से गेट से निकलकर से अंदर आके फिर आता हूँ। वो गेट बंद था, और उस गेट के पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे खामोशी से। और मैंने देखा एक विदेशी नौजवान पुलिस वालों से कुछ कह रहा था, तो मैं खड़ा हो गया। और वो एक बहुत सीधी सी बात कह रहा था कि आपको इन्हें बताना चाहिए कि आपने क्यों बंद कर रखा है और कितनी देर आप बंद करके रखेंगे, क्योंकि वे कुछ भी नहीं जानते। हाँ। लेकिन जो पुलिस वाला था उसको ये प्रश्न बहुत ही अटपटा लग रहा था, और जो पीछे खड़े थे उस गेट के, वे बिल्कुल खामोश खड़े थे कि जब वो ताला खुलेगा वे बाहर निकलेंगे। उनके लिए शायद ये साधारण सी बात है। हाँ, लेकिन उस विदेशी के लिए बहुत ही उत्तेजित था। वो नौजवान उसे आश्चर्य के साथ देख रहा है। उसने कहा, यू शुड हैव टोल्ड, यू शुड हैव पुट अप ए नोटिस, आपको ये बताना चाहिए। तो चूंकि वो पुलिस वाला बहुत हैरान था, मैंने उसे हिंदी में बतलाया कि ये वो कह रहे हैं और आपको ये करना चाहिए था। तो कहता है द अदर गेट इज 500 मीटर्स अवे। उसने कहा हाउ डू दे नो कि आप क्यों बंद कर रहे हैं और कितनी देर बंद करेंगे और क्यों नहीं आप इधर से निकल। यह जो अधिकार बोध है जिससे व्यक्ति की गरिमा जुड़ी हुई है। अब वहाँ एक समूह था, लेकिन उस समूह में हर व्यक्ति एक व्यक्ति था, लेकिन उनमें से किसी को अपनी गरिमा का बोध नहीं है। जो उस विदेशी व्यक्ति को था और जिसके चलते वो उत्तेजित था, और हमारे अधिकारियों को भी नहीं है। तो आप जो प्रश्न कर रहे थे उसके पीछे जो सोचने लायक बात है वो ये कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी गरिमा का ख्याल ही भूल चुके हैं। हमारे लिए हम हैं नहीं है, हमारी कोई गरिमा नहीं है। राज्य हमारे साथ जैसे चाहे वैसे बर्ताव कर सकता है। राज्य कल रात को एक नियम बना देगा, हम वो नियम मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि राज्य ने यह नियम बनाया है और हम उससे प्रश्न नहीं कर सकते, है ना। अभी हाल में आप पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं, 3 दिनों से भारत के लगभग हर हवाई अड्डे पर जो अफरा तफरी का माहौल है, और उस अफरा तफरी के माहौल में मैं लोगों को रोते हुए देख रहा हूँ। लोग रो रहे हैं जी।
लेकिन कोई दावा नहीं कर रहा है। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि यह अफरा तफरी पैदा कैसे हो गई। ये अचानक इंडिगो को ये हिमाकत कैसे हुई कि वो ये करे, और क्यों सरकार उन यात्रियों की तरफ से खड़ी नहीं, क्यों वो ये मान रहे हैं कि अगर आज फर्ज कीजिए आपने जो उड़ानें रद्द की हैं उनकी कोई वाजिब वजह है, मैंने मान लिया कि आपने पूरे हिंदुस्तान में सारी उड़ानें इस तरह से रद्द की, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि किराया रात का 40,000 रुपये का हुआ? तो उन यात्रियों की तरफ से सरकार क्यों नहीं खड़ी है? क्यों इसकी इजाजत दे रही है कि एक यात्री की पीड़ा को मुनाफे में तब्दील किया जा सकता है? और क्यों इसे लेकर समाज में गुस्सा नहीं है? केवल पीड़ा नहीं सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही मैं कह रहा हूँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने ये जो पीड़ा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही अब कोई नहीं सोच रहा कि दरअसल हम सबका एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा सरकार से है, मेरा आपसे है, हम सबका एक दूसरे से रिश्ता क्या है, हम कैसे एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इन सवालों पर अब हम विचार नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अपने आप को हवाले कर दिया राज्य के, और हम राज्य की वस्तु बनकर रह गए। राज्य ने तय किया कि जब विपक्ष का नेता राज्य से कह रहा था जनवरी 2020 में, आप याद करें, राहुल गांधी कह रहे थे कि कोविड आने वाला है, कोविड आ रहा है, आप सावधानी बरतें, तो सरकार ने मजाक उड़ाया। राज्यसभा में जब लोग मास्क पहन के गए तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने बहुत नाराजगी जतलाई कि आप ये नाटक ना करें, हम दंडित करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में कन्याकुमारी के सांसद की मृत्यु हुई। ये वही सांसद थे जो उस समय मास्क पहनकर आए थे और जिन्हें इसके लिए अपमानित किया गया था। लेकिन उसी सरकार ने 4 घंटे की नोटिस पे लॉकडाउन किया और सारे लोगों ने मान लिया, जैसे कि उनकी नियति हो। यह जो घटना हुई है पिछले 10 वर्ष में खासकर, जिसमें हम अपना नागरिक बोध भूल बैठे हैं और अपनी गरिमा का एहसास खो बैठे हैं, जिसमें हम यह खो बैठे हैं कि दरअसल व्यक्ति तभी होता है जब वह अपने अधिकारों से युक्त हो। जी सर, व्यक्ति अपने अधिकारों को स्वतः छोड़ दे, अपने गरिमा को भूल जाए और अपने आप को राज्य या किसी और शक्ति के हवाले कर दे, ये सारी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति भयभीत होता है। भय उसे अपनी गरिमा भुला देता है, अपने अधिकार भुला देता है और उसे मजबूर कर देता है कि वह अपने से शक्तिशाली किसी और इकाई को आपको उसके हवाले कर दे। आपको क्या लगता है, जिसे हम आशा कह रहे हैं, उस छलावे, उस दिखावे के पीछे कोई गहरी भय का बोध है, कोई गहरा भय का बोध है इस देश के नागरिकों में? असुरक्षा, गहरी असुरक्षा। भय एक हिस्से में है, सब में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक तरीके से हो रही हैं। या मैं जरा इस सवाल को फिर से परिभाषित करूं, ये गहरी, देखिए, जब हम इतने बड़े देश की बात करते हैं, एक प्राचीन देश की बात करते हैं, इसकी सुरक्षा परस्पर सुनिश्चित होती है कि मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता हूं और आप मेरी, एक दूसरे की, पड़ोस में पड़ोसी एक दूसरे को सुनिश्चित करते हैं सुरक्षा से। यह भय, यह असुरक्षा तब आता है जब यह पड़ोस का भाव टूट जाता है। पड़ोस के भाव के टूटते ही हर व्यक्ति भीतर से असुरक्षित हो जाता है। क्या लगता है, देश में पड़ोस का भाव टूट रहा है? तो भारत में पड़ोस का भाव लाना बड़ा मुश्किल था और उसका कारण जाति व्यवस्था थी जी, क्योंकि हम एक ही गांव में रहते हैं। आप अभी भी अगर नौजवानों से पूछेंगे उनके गांव की हालत, तो वो अगल बगल रहते हैं, लेकिन कोई पड़ोसी नहीं है किसी का, क्योंकि भावनात्मक रिश्ता नहीं है। तो पड़ोस का ख्याल भारत के लिए जरा अजनबी ख्याल है। ईसाइयत में यह ख्याल है और बिरादरी का ख्याल भी भारत में अजनबी है, वो जातियों में बटी हुई बिरादरियां हैं। बिरादरी का ख्याल इस्लाम से आता है कि आप एक बिरादरी के हैं, सब समान हैं,
अल्लाह के आगे और सब एक दूसरे एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो यह चूंकि पड़ोस का ख्याल नहीं था, इसको लाना एक मेहनत का काम था, है ना। और जैसा मैंने कहा कि आपका संविधान वो रास्ता बतलाता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन अगर एक बड़ा हिस्सा ये तय कर लेता है कि मुझे आपकी असुरक्षा की कोई परवाह नहीं है, मुझे आपकी जो आपके भीतर की जो चिंता है उसकी कोई परवाह नहीं है ना, तो फिर ये पड़ोस का भाव पूरी तरह से टूट जाता है। और भारतवर्ष में वही हुआ है कि हम 70 वर्षों में एक पड़ोस, क्योंकि देश अपने आप में एक पड़ोस हो सकता है, बहुत बड़ा पड़ोस हो सकता है, हम वह बनाने की जगह दरअसल उसको विभाजित करने के कार्यों में ही लगे हुए हैं। हमने उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। तो सर, जहां से बात शुरू हुई, गरिमा यदि सुनिश्चित न हो तो बंधुत्व नहीं हो सकता, बिना बंधुत्व के बराबरी नहीं हो सकता, बिना बराबरी के आजादी नहीं हो सकती, और बिना आजादी के इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जिस पड़ोस की हम बात कर रहे हैं, असुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, और वो ना होना, पड़ोस का ना होने का कारण यही है कि गरिमा को सुनिश्चित नहीं किया गया, व्यक्ति की गरिमा स्थापित नहीं थी जाति व्यवस्था के भीतर, तो लिहाजा पड़ोस नहीं बन पाया, और पड़ोस के न बनने से बंधुत्व नहीं बन पाया, और ये पूरी क्रम एक साथ से खारिज हुई। तो इसकी शुरुआत वहीं से होगी कि व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया जाए। आपको क्या लगता है कि एक संविधान लिखने के अलावा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या प्रमुख सामूहिक प्रयास किए हैं? देखिए, आजादी के लड़ाई के दौरान तो आप एक सामूहिकता का निर्माण कर रहे थे, और इसलिए आप आजादी की लड़ाई के दौरान जो बहसें भी हो रही थी, आप उसमें उन बहसों में किस प्रकार की सामूहिकता होगी इसको लेकर बहस ज्यादा हो रही है। लेकिन साथ ही साथ हर किसी को ख्याल है, गांधी को भी ये ख्याल है, और 30 के दशक में जो खुद इस संविधान का एक पूर्व रूप 30 के दशक में बनता है, तो उसमें भी ख्याल है जिसमें व्यक्ति आधारित समाज की ही बात की जा रही है। तो जो बुनियादी इकाई एक आजाद मुल्क की होगी, वह बुनियादी इकाई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति को इस बात की पूरी छूट होगी कि वह अपनी पहचान और अपने रिश्ते चुने। यह पहले से तय नहीं, पूर्व निर्धारित नहीं होगा, और वह कोई अभिशप्त नहीं होगा एक दी हुई पहचान में अपना जीवन यापन करने के लिए। तो यह आजादी, यह स्वतंत्रता उस व्यक्ति को मिले, इसके लिए संविधान में तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन संविधान के उपायों के साथ दूसरी सामाजिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, जिनसे संविधान का यह स्वप्न साकार हो सके। हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हम इस सामाजिक तौर पर इस कर्तव्य से की तरफ से हम काफी उदासीन रहे कि हमें यह काम करना है और व्यक्ति को स्थापित करना है। तो हमने सोचा कि ये शायद पाश्चात्य अवधारणा है व्यक्ति की प्रधानता की। हमने ये नहीं सोचा कि यही सबसे उचित और सबसे उपयोगी हो सकती है व्यक्ति की, जो हमें बाकी तमाम जो झगड़े हैं उनसे आजाद भी कर सकती है। क्योंकि आप एक सामुदायिकता को प्रधान बताएंगे, दूसरी सामुदायिकता को प्रधान बताएंगे, इतिहास के एक तथ्य से खुद को जोड़ेंगे, दूसरे तथ्य से उसको जोड़ेंगे। उसकी जगह हम अगर एक स्वायत्त व्यक्ति की कल्पना कर रहे हैं और उसका अधिकार हर किसी को दे रहे हैं, तो फिर आप एक स्वस्थ सामाजिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। वह दुर्भाग्य से नहीं किया गया, और उसका और कुछ शक्तियां ऐसे सक्रिय रहीं जिन्होंने एक ऐसी हिंसक सामुदायिकता का निर्माण किया जो दूसरी सामुदायिकता को अपमानित करके ही अपनी गरिमा हासिल कर सकती है। हाँ, जिसे कुछ समुदाय शत्रु बोध कहते हैं। वो कहते हैं कि
यदि आप एक समाज हैं, यदि आप एक समुदाय हैं या राष्ट्र हैं, तो आप वो तब बनते हैं जब आपके भीतर एक शत्रु बोध होती है। ये मेरे ख्याल से जर्मन फिलोसोफर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद हिमलर की थी या फिर आई एम नॉट वेरी श्योर, ये विचार भी थी और उसको वहां से इन्होंने लिया भी है कि शत्रु बोध के ही जरिए आप की पहचान बनती है। और जैसे ही आप शत्रु बोध की बात करते हैं, उसी क्षण सामुदायिकता या जो है वो विखंडित हो जाती है, और उसके बाद तो सारी बंधुत्व और बाकी चीजें अपने आप ही, गरिमा और बाकी चीजें, क्योंकि उसी शत्रु बोध के साथ भय आता है। हाँ। और वह भय जो है इन सारी चीजों को सिरे से बिल्कुल। खत्म कर देता है, जिस भय की हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम वापस उस सवाल पर आए कि क्या उस असुरक्षा और भय ने यह चीज किया है, क्या इसके पीछे इस देश में शत्रु बोध को दी गई स्वीकार्यता है, हमारी बहस, हमारे विमर्श के भीतर, कि शत्रु बोध का होना आवश्यक है, शत्रु बोध का होना नेचुरल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। समाज में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या हमारी बहस अब ये बात करके अब जरूर किया जा रहा है, और हाँ। किया नहीं जा रहा है। कम से कम एक संगठन ऐसा मौजूद है जो पिछले 100 वर्षों से यह बोध विकसित कर रहा है जी। और जो हिंदुओं में एक तरह की असुरक्षा लगातार भर रहा है कि उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, शत्रुओं से घिरे हुए हैं। और यह हाल में अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो अब इसको दूसरी तरह से किया जा सकता है कि ये जो देश हैं छोटे मोटे, ये सब शत्रु हैं हमारे, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो एक असुरक्षा, एक भय, ये तो भरा जा रहा है बहुसंख्यक समुदाय में। और जब बहुसंख्यक समुदाय भयभीत हो जाए एक काल्पनिक शत्रु से, और वो काल्पनिक शत्रु खड़ा किया जा रहा है ना, वह तुम्हारी बहन चुरा लेगा, वो तुम्हारी बेटी चुरा लेगा, वो तुम्हारे जीने का तरीका बदल देगा, वो तुम्हारे खाने में हड्डी मिला देगा, तो अब आप अपने खाने की जांच करने लगते हैं, वहाँ हलाल सर्टिफिकेट क्यों है? आप ये भूल जाते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है, वो मुसलमान के लिए है। ठीक है, तो मुसलमान देखना चाहते हैं ये उसके खाने लायक है कि नहीं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये सामान्य सी बात लोग भूल जाते हैं। तो मुझे ध्यान है कि जब पिछली एनडीए की सरकार थी, सन 98 या 99 में यह नियम पारित हुआ था, जिसके बाद खाने की सारी वस्तुओं पे अनिवार्य रूप से लाल और हरा रंग के डॉट्स बनाए जाने लगे कि यह शाकाहारी है या इसमें कोई मांसाहारी द्रव्य है। उससे पहले नहीं था। तो यह वो शाकाहारियों को आश्वस्त करने के लिए था कि इस चीज में कुछ भी और निरामिष शामिल नहीं है, और आमिष शामिल नहीं है, वो हर जगह है। तो उसी प्रकार यह हलाल सर्टिफिकेशन जो है, बिल्कुल, वो उसी का एक रूपांतर है। और ये भी आपकी बात सही है कि अच्छा, इसमें एक सवाल और, भय या आतंक, आलोक को लगेगा टाइम अभी आने में। जब हम आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, तो असल में यह एक वाद है, एक विश्वास है, एक विचार है, जिसमें यह माना जाता है कि अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज को या वर्ग विशेष को आतंकित करना आवश्यक है। और वो आप में एक ताकत का बोध देता है, हाँ, कि हम किसी को आतंकित कर सकते हैं, और उससे आप ये महसूस कर पाते हैं कि नहीं, आप में। तो यदि राज्य स्वयं जनता को क्षण प्रतिक्षण आतंकित करे, बाजार में घूमते जाएं तो लगातार पुलिस की अनाउंसमेंट होती रहे कि आप किसी भी अकेले पड़े वस्तु को न छुएं, वो बम हो सकता है, आप किसी व्यक्ति का दिया हुआ न खाएं, वो उसमें नशीली पदार्थ हो सकते हैं, आप अपने सामान को सुरक्षित रखें क्योंकि पॉकेट मार घूम रहे हैं, और उसके साथ राजनीतिक विमर्श जो किसी वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष के प्रति इसी प्रकार का आतंक फैलाए, तो क्या हम इसे एक टेररिस्ट स्टेट का निर्माण कह सकते हैं? बिल्कुल,
लोग इसे पोलिस स्टेट कहते हैं, मैं इसे पोलिस स्टेट के आगे टेरर स्टेट या टेररिस्ट स्टेट कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए वह एक हिस्से में भय का संचार कर रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से को आतंकित कर रहा है। दूसरा हिस्सा है अल्पसंख्यकों का हिस्सा, जिसको वो आतंकित कर रहा है। जब आप घर किसी का तोड़ देते हैं, बुलडोज कर देते हैं, उसे विस्फोटकों से उड़ा देते हैं, तो आप सिर्फ उसका घर नहीं उड़ा रहे हैं, आप बाकी सबको आतंकित कर रहे हैं। तो इसलिए आपका ये जो आपने राज्य के बारे में जो यह बात कही, ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम वापस आते हैं आशा और निराशा जहां हम थे। अब आपको इतनी बहस के बाद आशा का निर्माण हमें खुद करना पड़ता है। हाँ। तो मैं प्रश्न आशा का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर यह हमारा लक्ष्य अभी भी वैध है तो हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसमें वह प्राप्ति क्या होगी, क्योंकि आशा का उससे भी एक रिश्ता बन जाता है, या उससे कुछ नहीं होगा, उससे निराशा होती है। लेकिन वो आवश्यक है, और आवश्यक इसलिए है कि उसी से हमारे अपने होने का बोध होता है कि हम हैं, जीवित हैं। मैं यही कहना चाहूंगा आशा और निराशा की जगह। मेरे ख्याल से समय हमें कह रहा है कि अब हमें रुकना होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद। एक बहुत गहरी बात आज हमने समझा, हमारी सामुदायिकता, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी सामूहिक आशा और निराशा के बीच कि ये जो क्रम है जिसकी शुरुआत व्यक्ति की गरिमा से होती है, यदि हम आशावादी समाज में जीना चाहते हैं, यदि हम एक ऐसे तो हमें उसके लिए बंधुत्व, समानता, इंसाफ और आज़ादी को सुनिश्चित करना होगा, और इन सब के लिए हमें गरिमा व्यक्ति की स्थापित करनी होगी, और इन सब का संघर्ष हमें खुद करना होगा, और वह किसी राजनीतिक प्रक्रिया पर हम नहीं छोड़ सकते। हम में से हर एक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो स्वयं की और अपने साथ अपने परस्पर आने वाले हर व्यक्ति, हर का अर्थ हर व्यक्ति किसी विशेष वर्ग या जाति या कुल से नहीं है, उसकी गरिमा को जब तक वह सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक ये सब कुछ केवल किताबी बातें रह जाएंगी, और इन चीजों को राजनीतिज्ञों के हवाले नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। TheLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।